साथियों, आज फिर से हम प्रीतम मूल निवासी जी से बात करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के एक पुराने नेता हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, काफ़ी सारी बातें सामने आई थी। आज फिर से चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का चर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये पंचायती इलेक्शन जो है वो जल्दी करवा दी जाएं, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी या अन्य बहुजन जो पार्टियां हैं, जब बहुजन जो नेता हैं, वो क्या तैयार हैं? अगर पंचायती इलेक्शन होती है तो वो लोग इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? और बड़ी सारी बातें हैं जिस पर चर्चा करना ज़रूरी था। बड़े कम बहुजन नेता सामने आते हैं जिनसे खुलकर के बात होती है। प्रीतम मूल निवासी जो खुलकर के पिछली बार इन्होंने बातें रखी थी, आज फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जम्मू की सियासत में बहुजन समाज की इस वक्त की भूमिका क्या रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। आरटीआई इंडिया का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतम जी, कैसे देख रहे हैं कि जो जम्मू की सियासत है, अब इसमें बहुजन नेताओं को कैसे देख रहे हैं, या जो बहुजन समाज पार्टी है आपकी, उसे कैसे देख रहे हैं? सिंह साहब, बहुजन समाज के लोग आज भी तैयार हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार हैं। वो तैयार बैठे हैं। सिर्फ बात कही जाए तो जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनमें कमजोरी है। वो कांशीराम साहब का सिद्धांत जो है वो भूल चुके हैं। कांशीराम का ये कहना था कि हम गांव-गांव में जाकर हम कैडर कैंप लेंगे, समाज को तैयार करेंगे, लेकिन समाज कहीं ना कहीं तैयार है, लेकिन बहुजन समाज के जो नेता लोग हैं ये समाज तक नहीं पहुंच पाते। अगर ये समाज तक पहुंचे तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा असेंबली में बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए हैं ये पहुंच सकते हैं। मेरी गुजारिश है, जो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे नेता हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हैं माननीय श्री राजाराम जी, अध्यक्ष जी हैं श्री सोमनाथ मजोत्रा जी, ये खुलकर सामने आए। जम्मू में आज बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल डाउनफॉल में है, लेकिन जहां पर कैडराइज नहीं है। आजकल ये जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, इनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब कौन है। कोई स्ट्रगल नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता। जब कांशीराम साहब का 96 से पहले कोई भी हमारा अध्यक्ष था जहां जम्मू में, तो उस वक्त कोऑर्डिनेटर सिस्टम नहीं था, तो हम एक हफ्ते में 15 दिन में कोई ना कोई संघर्ष करते रहते थे। डिब काम पे धरना देते थे, डीसी ऑफिस में धरना देते थे, हमारे समाज की जो मुश्किलें थी उन पर अब चर्चा करते थे, उनकी डिमांड लेकर हम सरकार तक जाते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं साइलेंस बैठे हैं। जब हम लोगों तक जाएंगे नहीं तो लोगों को क्या पता बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम क्या है। ये कहीं ना कहीं हमारे लीडरों की कमी है। काफ़ी समय के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि चुनाव निशान हाथी उसी नील के साथ तैयार किए गए हैं, कई दीवारों पर दिखे हैं मुझे रूरल एरिया में। तो मेरे ख्याल से जो बीएसपी के अब के नेता हैं वो उन लोगों में जाना शुरू कर दिया है, अब काम कर रहे हैं। सिंह साहब, ये मैंने भी देखा है, दीवारों पे हाथी बना है। वो हमारे एक नेता हैं, वो जम्मू साउथ के वो इंचार्ज बने हुए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से वो बाल पेंटिंग करवाई है, हाथी बनाए हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि पूरे जम्मू में क्यों नहीं हम बनाते? ये तो पूरे जम्मू का प्रोग्राम होना चाहिए, पार्टी का सिस्टम होना चाहिए कि इससे सस्ता एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं है कि जब हम दीवारों पर हाथी बनाएंगे, अपने स्लोगन लिखेंगे, जैसे मैंने पढ़ा भी है, अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये काम चलना चाहिए। 96 की बात है तो कांशीराम साहब उधमपुर गए। उधमपुर से जब हम आ रहे थे तो उसने पहाड़ देखे, तो उन्होंने बोला, हम भी साथ थे, तो उन्होंने बोला कि इस पहाड़ पे हाथी का निशान होना चाहिए, तो इस पहाड़ पे हाथी बनाओ ताकि जो कटरा आने जाने वाले जो हमारे यात्रु हैं उनकी नजर पड़े कि जम्मू कश्मीर में भी हाथी है। लेकिन वहां पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कांशीराम जो बात करना चाहते थे वो यहाँ पर हुई नहीं। वो दिलों उनकी तमन्ना थी कि जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ जाए ताकि वो उनको संतुष्टि हो। एक तो वो जम्मू को देखना चाहते थे अच्छा, एक तो वो पंजाब को अच्छा देखना चाहते थे। जी उनकी तमन्ना थी। जी
एक चीज़ और है, ये चर्चा चल रही है राजा राम जी, करीमपुरी जी और मजोत्रा जी जो हैं ये स्टेट प्रेसिडेंट, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब डोडा किश्तवाड़ में भी मैंने देखा कि वो गए थे काम करने के लिए। तो ये भी कहा गया है मजोत्रा जी की ओर से कि 10 विधायक जिता करके वो देंगे। हमारे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। तो आप कह रहे हैं कि वो लोग ग्राउंड में हमारे नेता नहीं हैं, तो अगर ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्या 10 विधायक आ सकते हैं? सिंह साहब, आपकी बात तो बड़ी होती है, हम भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारे वो नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज तक आप कितना झूठ बोलोगे, आखिर कहीं ना कहीं सच सामने आएगा। तो 2002 में भी ऐसा ही झूठ बोला गया था कांशीराम साहब के साथ। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि जम्मू के लोगों ने बताया कि हम 15 एमएलए जिताएंगे। तो कांशीराम साहब ने बोला कि 15 की बात छोड़ो, आप 7 जिता के दे दो तो मैं आपका डिप्टी सीएम बना के जाऊंगा। तो वहां पर एक जीता था बीएसपी का, सरदार मनजीत सिंह जी जीते थे। तो ये झूठ बोलना अपनी पार्टी के साथ, अपने रैबर के साथ झूठ बोलना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मैं कहता हूं कि 10 असेंबली के आदमी भेज रहे हैं हमारी पार्टी के, मुझे खुशी होगी। अगर ये 10 कारपोरेटर जिता के अगर म्युनिसिपैलिटी में भेज देंगे तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। आप अगर सपोज करिए इलेक्शन अनाउंस होती है पंचायत की, तो क्या बीएसपी के जो कैंडिडेट्स होंगे, आप उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, काम करेंगे? देखिए सिंह साहब, यहाँ पर मसला पार्टी का है। बीएसपी का कैंडिडेट कोई भी होगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। कैंडिडेट के साथ हम दिन रात एक कर देंगे, हम उनको वोट दिलवाएंगे, काम करेंगे, जितना होगा इतना करेंगे पार्टी के लिए। हमारा दिमाग में एक ही चीज है कि जिस कैंडिडेट के पास हाथी का निशान होगा, बहन जी का उसके पास मैंडेट होगा, हम उसी को जानते हैं। तीसरा हमारा कोई विकल्प नहीं है। हम बहन जी को मानते हैं, हाथी के निशान को देखना चाहते हैं। जो भी हमारा कैंडिडेट होगा हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जम्मू में पंचायती चुनाव होंगे तो हम भी फील्ड में जाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई उपलब्धि जहां पर होगी। क्यों कि ये जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये महीने में एक बार आते हैं, एक मीटिंग लेते हैं, एक कैडर कैंप लेते हैं, और एक मीटिंग और एक कैडर कैंप से हमारे विधायक जीत पाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप जब भी हमारी बहुजन समाज पार्टी में जाएं तो 250 से ज्यादा आदमी नहीं होते। 250 आदमी के साथ हम विधायक जिता पाएंगे, 250 आदमी के साथ हम अपना कारपोरेटर जिता पाएंगे। हमें किसी नेता ने बोला था, बीएसपी का नेता था पंजाब का, उसने हमें ये बात बताई थी। उसने बोला कि असेंबली का एमएलए वो बन सकता है जब वो सुबह घर से निकले, शाम को वो घर आए, जब वो थूके तो 50 ग्राम उसके मुंह से मिट्टी निकलेगी तो फिर हम मानेंगे कि ये एमएलए के काबिल है। आज जो हमारे विधायक, जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये एसीओ में बैठने वाले हैं, एसीओ में सोए रहते हैं, तो इनको कहाँ वोट मिलेगा? वोट मिलेंगे ये समाज के अंदर जाएंगे। ये जो कैंडिडेट होते हैं इनकी दौड़ लगती है ऑफिस तक के हमें मैंडेट मिले। हम कई बार लोगों को कहते हैं कि ऑफिस में आना बंद करो, फील्ड में जाओ, जहां पर आपको वोट मिलेंगे। फील्ड में जाओगे तो लोगों के अंदर आपकी चाहत पैदा होगी, लोग आपको जानेंगे कि ये हमारा नेता है। उनके दुख सुख में जाएं ताकि वो आपको वोट दें। तो लोग तैयार हैं, सिर्फ हमारी लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो क्या मायावती जी को उस पर ध्यान देने की जरूरत है? हम तो यही चाहते हैं। पहले इंटरव्यू में मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बात बहन जी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है ये हमारी बात बहन जी तक नहीं पहुंचाते। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। अभी पिछली बार 2 महीने भी नहीं हुए, 1.5 महीना हुआ है, तो हरियाणा की बात बहन जी तक पहुंची तो बहन जी ने एक झटके से वो स्टेट प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया। लेकिन हम कहते हैं कि जहां पर 7 साल हो गए, हमारे जो दक्षिण माननीय श्री सोमराव मजोत्रा जी, ऐसा क्या है, इनको क्यों नहीं बहन जी चेंज करती? राजा राम को क्यों नहीं चेंज करती? जहां पर इनकी उपलब्धियां तो हमें गिनाएं, ये करते क्या हैं, ये जाते कहाँ हैं, क्या समाज इनको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये समाज के अंदर जा रहे। अगर भद्रवाह में एक मीटिंग हुई तो क्या वहां पर 5 एमएलए बन जाएंगे? लोगों में तो बीएसपी का नाम तक भूल गए। वो 2 साल के बाद हम राजा राम के साथ पहले भी गए थे भद्रवाह में, 2 साल के बाद राजा राम जी गए। लेकिन अभी मैंने सुना राजा राम जी कह रहे थे कि हम तो आते जाते रहते हैं, अभी और भी आगे आएंगे। तो आते जाने का मतलब नहीं कि नेता वो होता है जो डेरा डालकर बैठ जाए। हमें पता कि हमें मदद करनी है, अपने कैंडिडेटों की मदद करनी है, उम्मीदवारों की मदद करनी है, समाज तक लोगों को ले जाएंगे। और समाज तभी वोट देगा
अगर हम उनका मन जीतेंगे। अगर उनका मन नहीं जीतेंगे, आजकल कोई किसी का नहीं होता। बीएसपी के साथ लोगों की हमदर्दी है, लेकिन हमें उम्मीदवारों के साथ, समाज के साथ उठना बैठना शुरू कर लेंगे। उनकी ज़रूरतें जो हैं वो उनको सुनेंगे। डीसी ऑफिस में उनका कोई मसला है, जैसे आपने भी पिछले कुछ देर की बात है, इंटरव्यू लिया था, हमारा एक बदरवा किश्तवाड़ का आदमी था जिसकी पिटाई की थी लोगों ने। तो ऐसे ऐसे मसले आज भी हो रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। बीएसपी खामोश बैठी थी। क्या वो हमारे समाज का आदमी नहीं था? क्या समाज को वहां पर धरना नहीं देना चाहिए था? समाज ने डिब काम पे नहीं जाना चाहिए था? आज वो एक मारा गया, कल दूसरा मारा जाता, परसों तीसरा मारा जाता। तो बीएसपी का फायदा क्या है? तो कांशीराम साहब ने बीएसपी इसलिए बनाई थी कि जहां भी हमारे वर्कर के साथ नाइंसाफी हो, डेरा डाल के बैठ जाओ, जब तक बात नहीं मानी जाएगी हम वहां से उठेंगे नहीं। लेकिन आज वो बात है नहीं। सवाल ये भी है कि मान लेते हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे, तो आप इन मुद्दों में क्यों नहीं उतर जाते, उन लोगों के साथ क्यों नहीं मिलते जाकर के? देखिए सिंह साहब, मैं आप बात कहता हूं कि हम समाज के अंदर आज भी जाते हैं, समाज हमें पहचानता है। उस बाबा साहब का शुक्र है, मैं उसको अपना परमात्मा मानता हूँ, कांशीराम साहब को अपना गुरु मानता हूँ, बहन जी को भी अपना गुरु मानता हूँ। ये हमारे माननीय है जिन्होंने अपनी लाइफ बीएसपी की खातिर पूरी की पूरी तबाह कर दी। अपने घर नहीं बसाए, बाबा साहब ने 4-4 बच्चे मरवा दिए। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता जहाँ कोई लीडर समाज के अंदर जाए, तो जो उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर बैठा है, अध्यक्ष बैठा है, कम से कम उनकी पीठ तो थपथपानी चाहिए कि ये हमारा लीडर अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पर जो पैसे वाले आते हैं वो सीधे अंदर चले जाते हैं, और जो बिना पैसे वाला, जिसके पास गाड़ी नहीं होती है, उसको पार्टी से पदमुक्त कर दो। ये तो जहाँ पर राजनीति चल रही है। क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि आज कारपोरेटर की इलेक्शन हमारे सिर पर आ रही है। मुझे लगता नहीं है कि पिछले इलेक्शन में भी हमने बाईकाट किया था, उससे पहले बीएसपी का एक जीता था कबीर कॉलोनी से। तो ये जो कारपोरेटर की इलेक्शन है, जहाँ पंचायत का इलेक्शन है, ये बेस होता है, किसी भी पार्टी का बेस होता है। अगर हमारा बेस ही नहीं है, हमारे कारपोरेटर नहीं होंगे, हमारे पंच सरपंच नहीं होंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अगर हम बीजेपी के पास जाएंगे कोई डिमांड लेकर, वो बोलेगा बीजेपी ज्वाइन करो, हम आपका काम कर देते हैं। कांग्रेस पास जाएंगे, वो बोलेगा हमारी कांग्रेस ज्वाइन करो, हम आपका काम कर देते हैं। तो बीएसपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं परेशान होकर वो डामाडोल बेचारा घर पे बैठ जाता है। देखिए, एक तरफ आप पार्टी से खफा चल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से, दूसरी ओर आप कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? सिंह साहब, इसका कारण घर में तो चलता रहता है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, कोई रूठ भी जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जिसको जो रूठ जाएगा वो ये बोलेगा ये मेरा बाप ही नहीं है, मैं इसका बेटा ही नहीं हूँ। वो बात नहीं। हमारी माँ, हमारा बाप बहुजन समाज पार्टी है। हम तो इंतजार कर रहे हैं, माननीय श्री राजा राम का इंतजार कर रहे हैं कि उसने मुझे बोला था पर्सनल कि प्रीतम जी, हम 15 मार्च तक आपसे बात करेंगे, आपकी बात मानी जाएगी, आप अच्छे हैं, आपके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन 15 मार्च से लेकर आज तक राजा राम ने हमारे लिए 10 मिनट नहीं निकाले। तो ये तो मैं तो स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या हो? मेरी जाति का नाम सरयारा है। मैं समझता हूँ कि हम गरीब हैं, इसलिए हमें 2 बार पार्टी ने पद मुक्त किया है, किसी को नहीं किया। तो मुझे लगता है जहाँ पर भी कोई पता नहीं, ये भी जानते होंगे कि हमें कुछ मिले, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बाबा साहब का मिशन है, कांशीराम साहब का मिशन है, बहन जी हमारे दिलो दिमाग में है। हमने पार्टी का काम करना है, ये चाहे कुछ भी करे, हमें पार्टी से निकाल भी देंगे तो हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं है, ना हमारे दिमाग से हाथ ही निकलेगा। हमने बीएसपी को वोट डालना है, बीएसपी के उम्मीदवारों की हमने मदद करनी है, जितनी हो सकेगी। पैसे भी देंगे, टाइम भी देंगे, दिन को बुलाएंगे, रात को बुलाएंगे, हमारे लिए मना नहीं है। हमारे लिए सबसे सर्वप्रिय बहुजन समाज पार्टी है, हमारे दिमाग में यही बसी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो सभाएं हैं, बहुजन समाज के अंदर सभाएं बनी हैं अलग अलग, साहिब कांशीराम साहब इन सभाओं को कैसे देखते थे, और इन सभाओं का कोई फ़ायदा है समाज को, किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा हो रहा है? सिंह साहब जी, हमारी बात साहब कांशीराम साहब से हुई थी, तो उसने उस वक्त भी हमें बोला था, जब वो बेचारे जम्मू में आते थे, ठीक थे, उसने बोला ये जो सभाएं हैं ये हमें बांटती है। सभा के जो प्रधान होते हैं ये दूसरी पार्टियों के एजेंट होते हैं, ये अपने समाज, कोई भी सभा, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की कोई भी सभा है, इनके पीछे दूसरी पार्टियों के हाथ होते हैं। जैसे मान लो हमारी भी कोई सभा है, तो हमारे प्रधान के पास
हमारे पास तो सत्ता है नहीं, हम सभा को क्या दे सकते हैं। तो बीजेपी का आएगा, वो बोलेगा जी हम आपको ये 2 बाथरूम बना के दे देंगे, तो आप ये बोर्ड हमें डलवा दो, आप हम आपका मंदिर के आगे जो बरांडा है ये डलवा देंगे, तो वो उसके साथ चल जाएंगे। इन्होंने लालच में आकर के अपने समाज को कहीं ना कहीं बेचा है। आज हमारा गुरुद्वारा है कृष्णा नगर मंदिर में, तो आज से 20 साल पहले भी तो वहां पर गुजारा होता था, लेकिन आज वहां पर जन्नत बनी हुई है, लेकिन आज बीएसपी वहां पर नजर नहीं आती, बहुजन समाज पार्टी का रंग वहां पर नजर नहीं आता। दूसरी पार्टियों के, हमारे गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन आता है। गुरु रविदास जी महाराज हमारे पूर्वज थे, हमारे वो माननीय थे, हमारे देवता थे, लेकिन वहां पर जो जब फंक्शन आता है तो चीफ गेस्ट किसी दूसरी अपर कास्ट का आ जाता है। तो क्या गुरु रविदास जी महाराज ने हमें यही बताया था कि मेरे जन्मदिन के ऊपर आप मनुवादियों को मंच पर बैठाओगे? तो हम मनुवादियों को क्यों नहीं बैठाएंगे? अगर उनसे पैसे लिए हैं तो फिर हमने चीफ गेस्ट उन्हीं का बैठाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि मत करो, मंदिर हमारा जैसा भी है, कम है ज्यादा है, हम नीचे बैठ जाएंगे, दरी पर बैठ जाएंगे, हम चेहरे नहीं ढूंढेंगे, हम कुर्सियां नहीं ढूंढेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब भी गुरु महाराज का जन्मदिन आता है, चाहे वो भक्त बरादरी हो, सरेरा बरादरी हो, माशा हो, तो हमें चीफ गेस्ट अपना ही बुजुर्गों को किसी को बैठाना चाहिए, चाहे वो धोती टोपी वाला हो, चाहे वो बेचारा पजामे वाला हो, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हमें अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देना चाहिए। अपर कास्ट के पेंट कोट वालों को हमें मान सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे महापुरुषों का कत्ल हुआ था। आज फिर हम उन्हीं को बैठाएंगे तो फिर बाबा साहब की सोच और कांशीराम का मिशन, तो फिर दूसरों का मिशन, इसमें फर्क क्या रह गया? हमें अपने को मानना चाहिए, अपना चीफ गेस्ट बनाना चाहिए, अपने समाज का कोई भी हो उसको बैठाना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए ये कहा है कि 2024 में भी मैं ही यहाँ से भाषण करूँगा और जितने भी प्रोजेक्ट जो मैंने शुरू करवाए हैं उन सबका उद्घाटन भी मैं करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ ये मुहिम चल रही है कि देश की प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी को देखा जा रहा है, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं? सिंह साहब जी, आपकी बात बड़ी है, हमने भी भाषण सुना था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा समाज गुमराह हो जाता है। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से जम्मू में जागृति आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी चैनल हैं जो हम थोड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल मीडिया है वो हमारे समाज को गुमराह करता है। अगर हम टीवी लगाएं, हमारे घरों में टीवी है, एलसीडी है, जब भी हम चैनल लगाएं तो वो महापुरुषों, जो उनके अपर कास्ट के महापुरुष हैं, वो सत्संग दिखाते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें जोड़ते रहते हैं। रही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी की हालत पतली है, समाज, बहुजन समाज जाग उठा है। जैसे आप जैसे महापुरुष भी हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे दिल्ली के हैं वो शंभूनाथ जी हैं, वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और कई चैनल, आज सैकड़ों चैनल हमारे जो लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो हम उनको देखते रहते हैं। लेकिन जनता जो है वो वोट नहीं डालेगी, बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। हमें ये शक है कि इनका जो सेटिंग है वो ईवीएम से सेटिंग है। आज हम ये दावे के साथ कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दें कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, देखते हैं कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब भी हमारा समाज जाएगा, हम सुनते रहते हैं इलेक्शनों में खबरें आती रहती हैं कि हम हाथी वाला बटन दबाएंगे तो वो कमल वाला फूल पे स्टंप लगती है, वो वहां पर निशान लगता है। ये कहीं ना कहीं इनके जो इंजीनियर हैं उन्होंने सेटिंग की होती है। हम जितना मर्जी हाथी वाला बटन दबाएंगे वो जाएगा तो बीजेपी को ही है। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है माननीय नरेंद्र मोदी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, हम ये कहते हैं कि अगर भारत में स्वतंत्र है, भारत अगर आजाद है, तो आप बैलेट पेपर से, आपको क्या दिक्कत है कि बैलेट पेपर से क्यों नहीं इलेक्शन करवाते? अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाए तो आज भी बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जीत गया तो जो बीजेपी में हमारे लोग बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड बैठे हैं, इनकी हालत वो होगी, उस वक्त इनको रास्ता नजर नहीं आ गया कि हम जाएंगे कहाँ। हमने अपने बच्चों के लिए उल्टा काम किया था या सीधा किया था, आज वो सोए हुए हैं, क्योंकि हम मार तो सभी को पड़ेगी। लेकिन जो आरएसएस है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज
हजारों दल जो हैं वो बीजेपी के बने हुए बैठे हैं, उनका एक ही मकसद है कि तीसरी बार भी मोदी आना चाहिए। हम जो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोगों को, कि अगर तीसरी बार मोदी आ गया तो मनुस्मृति 100% लागू हो जाएगी। 70% तो लागू हो चुकी है। मणिपुर में आपने देखा, मणिपुर में हमारी जो बहु बेटियां हैं उनको नंगा नाच नचाया गया, उनकी हत्या की गई, उनके ऊपर रेप किया गया। आज अगर भारत आजाद होता, नरेंद्र भाई मोदी जो है ये कहाँ सोया था? क्या इसने वो खबर नहीं देखी? इनको पता था कि ये हमारे समाज की थोड़ी है। आज जब भी हम किसी के पास जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, तो वहां पर जो अधिकारी होगा वो प्रकाष्ठ का होगा, वो उन्हीं की बात करेगा, हमारा थोड़ी करेगा। लेकिन अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है तो हमें फुल गारंटी है, हमें 100% विश्वास है कि बहन जी के सिवा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अगर भारत के अंदर प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी आती है तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की वो राजनीति कर रही है। वो इन्हीं का, अपने महापुरुषों का आंदोलन ले जा रही है। उसके राज में ना तो कोई ब्राह्मण होगा, ना तो कोई शेड्यूल कास्ट होगा, वो सभी को साथ ले जा रही है। पहले आपने सोशल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम देखा यूपी में, तो बहन जी की जब गवर्नमेंट थी तो वहां पर राजपूत भी मंत्री थे, वहां पर ब्राह्मण भी मंत्री थे, शेड्यूल कास्ट भी मंत्री थे, तो वहां पर अच्छा शासन चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो मनुवादियों को बात नहीं पची, इसलिए उन्होंने पूरे भारत के अंदर, आज पूरे भारत की तस्वीर देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सारी की सारी बहन जी के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमें खतरा है तो सिर्फ बहन जी से। लेकिन हमारा समाज जो है ये सोए हुए है, इनको इस बात का पता नहीं है कि बहन जी हमारे लिए जिंदा देवी है। अगर बहन जी आएगी और हमारी बहु बेटियों की इज्जत बचेगी, हमारे जो मसले हल होंगे, सब मान सम्मान बराबर मिलेगा। ये सिर्फ बहन जी ही हमें न्याय दिला सकती, बहन जी के बिना कोई हमें न्याय नहीं दिला सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम मूल निवासी जी हमारे साथ बात करने के लिए। देश की अगली प्रधानमंत्री हो सकती हैं मायावती, ये दावा किया है जम्मू कश्मीर की धरती से प्रीतम मूल निवासी जी ने। उनका ये दावा है कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होती है, ईवीएम को बैन किया जाता है, तो मायावती देश की प्रधानमंत्री हो सकती हैं। मायावती जी को लेकर के ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है तो क्या आप समझते हैं कि मायावती जी देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ये आवाज़ उन सब लोगों तक पहुंच सके, उन बहुजन लोगों तक पहुंच सके जिन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।